So last time we started with that of SN2 reactions, isn't it? तो SN2 का मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की थी, सिर्फ लास्ट में रहेगा हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक, तो आज हमारा रहेगा सबसे पहला टॉपिक क्राइटेरियन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन SN2। क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन SN2। देखो बेटे, ज्यादातर जगहों पर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो सिर्फ एक ही चीज बताते हैं बेटा, वो कहते हैं कि इस SN2 रिएक्शन में हमेशा वॉल्डेन इन्वर्जन होती है, जबकि दिस इज अ पार्शियली रॉन्ग स्टेटमेंट। आज अपन प्रूव करेंगे कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा 90% जगह पे होता है, बट देयर आर फ्यू प्लेसेस जहां पर ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो हमें वो भी देखना है, ये तो देखना ही है कि जहां होता है, और जहां नहीं होता वो कहां नहीं होता वो भी देखना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं कि वॉल्डेन इन्वर्जन यानी इसमें प्रोडक्ट बनता कैसे है। देखो बेटा, सबसे पहली बात, हम हमेशा प्रोडक्ट में पहला क्या पढ़ते हैं? केमिकल क्राइटेरिया, है ना, केमिकल एस्पेक्ट। देखो बेटे, केमिकल एस्पेक्ट पढ़ने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एक बार फिर से समझाता हूं। मतलब समझाया तो हुआ है, जस्ट उसको एक बार लिख देता हूं ताकि आप इसको क्लियर कर सके। जैसे हमने ये पढ़ा था कि यहां पर क्या होता है कि हम कोई भी प्राइमरी कंपाउंड ले लिया करते हैं, चाहे वो कोई भी प्राइमरी कंपाउंड हो, एक्स कैन बी एनी लिविंग ग्रुप वी नो, ठीक, और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और हमने ये भी पढ़ा था क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव है और ये लिविंग ग्रुप नेगेटिव है, तो लिविंग ग्रुप आगे की तरफ तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव वो रिपेल करेगा, तो अटैक आगे से पॉसिबल नहीं होता। सो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है, पर अटैक कहां से करता है? फ्रॉम द बैक साइड। गॉट इट और नॉट? और यहां पे फॉर अ टाइम बीइंग एक इंटरमीडिएट बनता था जिसको हम क्या बोलते थे कि कार्बन इसमें क्या हो गया? पेंटावेलेंट कार्बन हो गया। ऐसे पढ़े थे कि हमारे पास पेंटावेलेंट कार्बन हो जाता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल हमें यहां से इलेक्ट्रॉन यहां देता है, जिससे लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है एज अ गुड लीविंग ग्रुप। दैट इज व्हाई हमारे पास बन जाता है CH और यहां न्यूक्लियोफाइल, और बाहर निकलता है बेटे X नेगेटिव, इजंट इट? सो दिस वाज द रिएक्शन वी हैड। अब क्या इसमें कोई फ्री कार्बोकेटाइन बना? सो देयर इज नो फ्री कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है तो बट नेचुरल है, नो फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, नो फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। और क्योंकि फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसलिए देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट व्हाटसोएवर इज प्रेजेंट। देयर इज नो रीअरेंजमेंट, देयर इज नो रीअरेंजमेंट। किसी भी तरह की रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं होती। हाँ, रिजोनेंस हो जाए एक अलग बात है, बट अदरवाइज कोई रीअरेंजमेंट यानी हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे बेटा पिछली बार आपको समझाया था सबस्ट्रेट कैसे देखते हैं, तो मैंने बोला था कि अगर प्राइमरी हो तो हम क्या बोलते हैं, या उसका सेकेंडरी हो और बीटा कार्बन ब्रांच्ड ना हो। ठीक, सेकेंडरी हो पर बीटा कार्बन ब्रांच्ड ना हो, और मीडियम कैसा हो? एप्रोटिक, जैसे DMF वगैरह। ठीक, और उसमें आपको बोला था कि अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक, तो SN2 के थ्रू बनाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर है CH3, यहां पे CH2X। Now you very well know that this is alpha carbon, isn't it? And this one is beta carbon. Is beta carbon is branched? So beta carbon is not branched. अब मान लो इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल को आप अटैक कर रहे हो और मीडियम रखा है आपने DMF। आपको बताया था DMSO that preferably give us SN2। तो हमें यहां पे सबस्ट्रेट भी SN2 का मिल रहा है, हमें सॉल्वेंट भी SN2 का मिल रहा है। देखो बेटा, सॉल्वेंट जो होता है that is one of the necessary condition. Polar solvent is necessary condition, but ये नहीं है necessary and sufficient condition नहीं है। समझ में आई?
सफिशिएंसी तो इस बात पे होगी कि सबस्ट्रेट भी कैसा है, सॉल्वेंट भी कैसा है, दोनों चीजें देखनी होगी ना। अगर सबस्ट्रेट टर्शरी होगा तो इट प्रेफर्स SN1, ठीक, फिर भले ही एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों ना होता हो, इट विल प्रेफर SN1। हाँ, SN1 के लिए हम जनरली क्या करते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट की यूज करते हैं। तो DMF वगैरह जो होता है दैट एक्चुअली शोज अस कि रिएक्शन इज मूविंग थ्रू SN2। अब SN2 अगर हो रहा है, अगर SN1 होता कार्बोकेटाइन बनता, ठीक, SN2 होता तो SN1 होता कार्बोकेटाइन बनता, यहां कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो जहां से आपने हैलोजन निकाला सीधे वहीं न्यूक्लियोफाइल लगा देने का विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। कोई रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे अपन, सिंपल सी बात है, यहां बना देंगे CH3C, CH3, CH2, CH2 और CH2 न्यूक्लियोफाइल। यानी अगर केमिकल एस्पेक्ट की बात करते हो तो सिर्फ एक ही बात समझने की है कि जहां से न्यूक्लियोफाइल निकाला, जहां से लिविंग ग्रुप निकाला, वहीं न्यूक्लियोफाइल जोड़ा। देयर इज नो रीअरेंजमेंट इन SN2। बोलो क्लियर? तो केमिकल एस्पेक्ट सिर्फ इतना सा है। बात आती है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, विच इज इंपॉर्टेंट वन। अगर हम इस रिएक्शन का स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट देखते हैं, इस रिएक्शन का स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि स्टीरियो केमिकली ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, देखो बेटा, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट के लिए आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट के लिए आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। आप ये देखेंगे कि क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग फ्रॉम द बैक साइड, लिविंग ग्रुप आगे से बाहर निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, यानी अटैक्स आर टेकिंग फ्रॉम द बैक साइड। अगर बेटे अटैक बैक साइड से होता होगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन पहले होगी, कॉन्फ़िगरेशन उससे उलट हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन उससे उल्टी हो जाएगी, ठीक। अब कॉन्फ़िगरेशन उल्टी होने का मतलब क्या हो गया? देखो बेटा, कॉन्फ़िगरेशन उल्टी होने का मतलब हो गया कि ऐसे केस में अगर पहले R होगा तो बाद में S बन जाएगा, अगर पहले S होगा तो बाद में R बन जाएगा। जैसे आई टेक वन एग्जाम्पल फॉर दिस, मान लो यहां मेरे पास ब्रोमीन है, यहां पे T है, यहां D है, यहां H है, ठीक है बच्चा लोग। अब आपको पता है TDH क्या होता है, इट इज ऑल हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप है, सो दिस इज अ प्राइमरी हैलाइड। अब मान लो इसमें आप OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल लगा रहे हो, ठीक, और मीडियम अपना वही मान लो DMF है, ठीक है, या THF है, ऐसा कोई भी मीडियम एप्रोटिक, तो ये अटैक बैक साइड से करेगा, फ्रंट से करेगा नहीं। तो लिविंग ग्रुप अगर आगे से निकलता है तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, उससे कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कुछ ऐसी हो जाएगी, यहां पे OH आ जाएगा, यहां D आ जाएगा, यहां T आएगा, यहां H आएगा। मतलब क्या है इसका? देखो, मतलब इसका यह है कि अगर मैं इसकी RS देता, RS देनी आती है ना भाई, RS सीखिए ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो RS में हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो प्रायोरिटी नंबर 1 इसकी हो गई, प्रायोरिटी नंबर 2 इसकी हो गई, प्रायोरिटी नंबर 3 इसकी हो गई, प्रायोरिटी नंबर 4 इसकी हो गई। क्लियर ना? क्योंकि प्रायोरिटी कैसे दिखते हैं, मोर इज द एटॉमिक नंबर, मोर इज द प्रायोरिटी, है ना बेटा। एंड इफ एटॉमिक नंबर इज सेम देन वी सी मास नंबर, आइसोटोप के केस में मास नंबर। एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का सबसे ज्यादा था, प्रायोरिटी ब्रोमीन के ज्यादा। ये सब आइसोटोप थे तो ट्रिटियम का मास सबसे ज्यादा, तो प्रायोरिटी ट्रिटियम की, फिर ड्यूटेरियम की, और फिर प्रोटियम की। अब हम अगर इसमें देखें तो हम यहां से ऐसे मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, इजंट इट। हम कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट इज ऑन वर्टिकल, यानी वर्टिकल पे ही होना चाहिए था, ठीक। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दैट शुड बी ऑन द वर्टिकल, मे बी अपसाइड और मे बी डाउनवर्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर होना वर्टिकल साइड पे चाहिए। तो वर्टिकल साइड पे ही है, तो जो आएगा वही लिखेंगे हम। तो यहां आ क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या फॉर्म होती है, S, तो हम इसको S फॉर्म लिखेंगे, यानी दिस इज S फॉर्म, स्टीरियोकेमिकली दिस इज S फॉर्म। अब हम इधर आ जाते हैं, तो हम इधर देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है बच्चे। तो अब हम 1 से 2 से 3 की तरफ चल रहे हैं, एंड हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप स्टिल इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर।
अब हम कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम क्या लिखा करते हैं? आर फॉर्म। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पे हो क्या रहा है? हो ऐसा रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कि वी स्टार्टेड विद एस एंड इन प्रोडक्ट वी फाउंड आर। सो हमारी कॉन्फ़िगरेशन की इन्वर्जन हो गई, कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो गई। सो दिस इन्वर्जन इज कॉल्ड एज वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन, वॉल्डेन साइंटिस्ट का नाम था, ठीक। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन का उल्टा हो जाना। ना अगर इसको वैसे समझना है, ठीक, कि इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, बारिशों के मौसम में आजकल छाता लेके आते हो, है ना भाई? तो छाता ऐसे करके होता है। कभी कभी तेज हवा चलती है तो आपका छाता रडार बन जाता है कि नहीं? उल्टा हो जाता है कि नहीं? यानी छाता ऐसे होता है हमारे पास, अगर मैं ऐसा टेढ़े वाला छाता ऐसे बना दूं, ऐसे छाता होता है ना बेटा। और अगर ज्यादा तेज हवा चले तो कैसी हो जाएगा? अगर ज्यादा तेज हवा चले तो ऐसा हो जाएगा, है ना भाई? तो उल्टा हो गया ना। सो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। तो इन्वर्जन यानी वॉल्डेन इन्वर्जन इसमें होती है। तो SN2 मूव्स विद वॉल्डेन इन्वर्जन। इसमें वॉल्डेन इन्वर्जन होती है। और वॉल्डेन इन्वर्जन का मतलब है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हो जाती है। देखो बेटे, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन नेवर मींस ऑप्टिकल इन्वर्जन। पहली बात समझ लो, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन ये जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल इन्वर्जन भी हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल इन्वर्जन सर? देखो बेटा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम इनैंशियोमर पढ़ते ना, इनैंशियोमर। तो अगर पहला फॉर्म स्मॉल डी हो, दूसरा फॉर्म स्मॉल एल हो, तो वो एक दूसरे के इनैंशियोमर होते हैं ना भाई, ठीक। तो यहां पे आर से एस या एस से आर तो बनेगा, बट ये जरूरी नहीं है कि डी से एल बने या एल से डी बने। ऑप्टिकली उसकी रोटेशन जो है, लाइट की रोटेशन उल्टी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि जैसे आपका मॉलिक्यूल का इन्वर्जन हुआ तो आपका ऑप्टिकल इन्वर्जन भी हो गया, यानी पहले मॉलिक्यूल आर था, बाद में एस बन गया। तो पहले वो लाइट को राइट साइड को रोटेट करता था, अब वो लाइट को लेफ्ट साइड को रोटेट करने लग गया। इट इज पॉसिबल, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी मॉलिक्यूल डी था, अभी भी डी रह गया, यानी लाइट की रोटेशन वैसी ही है, बट कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई है। तो वॉल्डेन इन्वर्जन का कान खोल के बड़े बड़े सुन लो, वॉल्डेन इन्वर्जन का मतलब कभी भी ऑप्टिकल इन्वर्जन नहीं होता। वॉल्डेन इन्वर्जन का मतलब होता है इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट वी हैव एज, जो हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे ना, आरएस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और ऑप्टिकल आइसोमर कौन से होते थे? इनैंशियोमर्स, याद है आपको? तो यहां पे ये जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल इन्वर्जन हो जाए, कि स्मॉल डी से कैपिटल एल बन जाए। देखो इनैंशियोमर तो ये बनेंगे नहीं, दीज आर नॉट इनैंशियोमर्स। क्यों? क्योंकि यहां बीआर है, यहां पे ओएच है। तो बेटा जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तो इनैंशियोमर तो नहीं बना ना भाई, सेम मॉलिक्यूल तो नहीं बना, मॉलिक्यूल अलग बना, तो आइसोमर तो नहीं है, आइसोमर नहीं है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, ऑप्टिकल इन्वर्जन होगी नहीं होगी हम नहीं बता सकते, वो तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंटली चेक करना पड़ेगा कि वेदर इसकी ऑप्टिकल इन्वर्जन हुई है कि नहीं हुई है। समझ में आई? हाँ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड्स। तो SN2 अगर होगा तो हमेशा वॉल्डेन इन्वर्जन यानी कॉन्फ़िगरेशन की इन्वर्जन होगी, आर से एस बनेगा, एस से आर बनेगा। पर मेरे प्यारे बच्चों, कभी ऐसा नहीं समझ लेना है कि हमारे पास ऐसा हो जाए कि डी से एल बन जाएगा, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर एक बात और बेटा, वॉल्डेन इन्वर्जन जब भी हो सकती है अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पे रिएक्शन हो। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही नहीं है ना, यानी उसमें कायरल कार्बन ही नहीं है, तो किस बात की इन्वर्जन? इन्वर्जन तो जब होगी जब कायरल कार्बन होगा। बात समझ रहे हैं मेरी? तो कहने का मतलब, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता है आफ्टर SN तो वो इन्वर्ट होके बनेगा। हां, अगर मान लो अटैक ही ऐसे कार्बन पे हो रहा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सो देयर इज नथिंग लाइक इन्वर्जन। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल सो दैट आपको समझ में आ सके, ठीक, कि मैं क्या कह रहा हूं बार बार।
मान लो एक कंपाउंड हम ऐसा लेते हैं, यहां पे T है, यहां D है, यहां H है, यहां CH2 है, यहां CH2 है और यहां पर X है। ठीक है बच्चा लोग। अब मैं अगर इसको क्या देता हूं, एक फॉर्म देता हूं RS, तो कैसे दूंगा बेटे? देखो सबसे पहली प्रायोरिटी इस ग्रुप की होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? दूसरी प्रायोरिटी इसकी होगी, तीसरी इसकी होगी, चौथी इसकी होगी, होगी कि नहीं होगी? अब यहां से ये मॉलिक्यूल कैसा बना? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो डेफिनेटली दिस इज एस फॉर्म और नॉट? डेफिनेटली दिस इज एस फॉर्म और नॉट? सो दिस इज एस फॉर्म, दिस इज एस फॉर्म। अब बेटे मैंने इसमें क्या किया, से कोई भी न्यूक्लियोफाइल या OH लगा दिया, ठीक है, और मीडियम वही रखा। हमें सबस्ट्रेट अगेन कैसा दिख रहा है ये? इज इट द सबस्ट्रेट प्राइमरी? इज दिस अ प्राइमरी हैलाइड? अरे क्या प्राइमरी हैलाइड नहीं है क्या ये? सो बोला करो ना यार। तो ये हमारे पास प्राइमरी हैलाइड है, तो प्राइमरी हैलाइड में कौन सा रिएक्शन होगा? SN2। SN2 होगा तो OH यहां अटैक करेगा, तो OH यहां जाएगा और X यहां से बाहर निकलेगा। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH2 यहां पे क्या आ गया? OH, यहां पे T, यहां पे D और यहां पे H। क्या इनकी पोजीशन रिस्पेक्टिवली चेंज हुई है? क्या इनकी पोजीशन रिस्पेक्टिवली चेंज हुई है? ये तो हमारे पास वही रहा 1 2 3 4। तो हमारे पास अभी भी मॉलिक्यूल कैसा आया? ऐसी तो आया ना? पहले भी एस था, बाद में भी एस था। इन्वर्जन तो नहीं हो गई यहां पर? हाँ जी बेटे, क्योंकि हमारा जो अटैक है ना बेटे, वो कायरल कार्बन पे हुआ ही नहीं। कायरल कार्बन पे होता तब तो उसकी ऑप्टिकल इन्वर्जन क्या होती? चेंज होती, या सॉरी, तब तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती? चेंज होती, उसमें इन्वर्जन होती। जैसे पिछले केस में अगर हम ध्यान दें तो यहां अटैक किस पे हुआ था? कायरल कार्बन पे, इसलिए R से S बना था। और इस केस में देखो, क्या कायरल कार्बन पे अटैक हुआ? तो कायरल कार्बन तो एज इट इज रह गया, एज इट इज रह गया, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रह गई बेटा, उसमें कोई इन्वर्जन नहीं हुई। तो इन्वर्जन कब होती है? वॉल्डेन इन्वर्जन कब होती है? ऐसे नहीं है कि SN2 है तो वॉल्डेन इन्वर्जन है। उसका मतलब है SN2 ऑन ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन के ऊपर अगर SN2 हो रहा है तो वॉल्डेन इन्वर्जन हुआ करती है। क्लियर हो गई? अगर मान लो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन पे अटैक ही नहीं हो रहा है, अटैक किसी और कार्बन पे हो रहा है, तो इन्वर्जन का कोई मतलब नहीं है, वो एज इट इज रह जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑलरेडी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया है। उसमें क्या दिया गया था कि आपको एक कंपाउंड दिया, उसमें बोले R फॉर्म है, अभी रिएक्शन हो गया, अब बताओ कौन सी बनेगी? R बनेगी, S बनेगी। अब बच्चे सारे ये रट के जाते हैं कि जी SN2 में इन्वर्जन, तो उन्होंने R से फटाफट क्या लिखा? ऐसे लिख दिया, तो -1 वाला लग गया। समझ में आई मेरी बात? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्यों यही नहीं देखते हैं कि भैया अटैक कहां हो रहा है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन पे होगा तब तो ठीक है, तब तो R का S बना, पर अगर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन पे हुआ ही नहीं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रिटेन रहेगी। क्या रहेगी? रिटेन, यानी रिटेंशन रहेगी। बोलो क्लियर और नॉट? ज्यादा से ज्यादा अगर ये आसपास आपको कोई पढ़ाएगा तो सिर्फ यही पढ़ाएगा, इससे ज्यादा किसी का औकात नहीं यहां पे। लेकिन तुम मेरे बच्चे हैं, you ought to know better than others, you ought to know every question which has already appeared in the examinations. अब देखो मैं तुम्हें प्रूव करता हूं कि कभी कभी हमारे पास SN2 में रिटेंशन भी होती है, कभी कभी हमारे पास SN2 में रिटेंशन भी होती है। कब होती है रिटेंशन? देखो बेटा, आप ये बात ध्यान रखें कि ठीक है SN2 moves with inversion, ओके डन, SN2 moves with inversion, it's very nice, ठीक। लेकिन if NGP takes place, if NGP takes place, NGP करवाया था ना पिछली बार, if NGP takes place, ठीक,
then retention of configuration is there, then retention of configuration is there, तो रिटेंशन हो जाती है, configuration is there। ठीक, अगर एनजीपी हो जाता है तो बेटा रिटेंशन होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मान लो मेरे पास है यहां पर S, यहां पे Cl, यहां बेटे मैंने यहां मान लो T लगा दिया और यहां मैंने H लगा दिया। ठीक है बच्चा लोग, अब ये समझ में आ रहा है कि दिस इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, इजंट इट? चारों ग्रुप अलग है, पर इसमें हमें यह भी समझ में आ रहा है कि दिस वन इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा वन। गामा पे हमारे पास एक हेटेरो एटम है which contains two lone pairs, so this is ideal case for NGP or not? so जब ये NGP होगी तो ये पीछे से अटैक करेगा, है ना, और अटैक करके बेटे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा? S, ऐसा बनेगा बेटा जी। ठीक, यहां पे T लगा होगा, यहां पे D लगा होगा, ऐसा बनेगा ना बेटा? क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस, ये S यहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो वो यहीं अटैक करेगा कि नहीं? आगे से अटैक करेगा कि नहीं? बैक साइड से तो ये पहले से अटैक कर चुका है, तो आगे से अटैक करेगा। इस वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा S, फिर यहां पर न्यूक्लियोफाइल और यहां T, यहां D। ठीक, नाउ अगर आप ध्यान दें, एक बार बैक साइड से अटैक हुआ, फिर उसकी बैक साइड से अटैक हुआ, तो एक तरह से दो बार इन्वर्जन हो गई, एक तरह से 2 बार इन्वर्जन हो गई। बैक अटैक से पहले इन्वर्जन, फिर उसकी इन्वर्जन, तो इन्वर्जन की इन्वर्जन क्या हो गई? रिटेंशन हो गई। मेरे पास कोई ऐसा था जी, ये है हमारे पास, है ना जी, पहले मैंने इसको ऐसे किया, अब मैंने इसको फिर ऐसे कर दिया, तो सेम आ गया कि नहीं? है ना, ये है, अब मैंने इसकी इन्वर्जन की, इन्वर्जन उल्टा होना, ये लो जी, अब इसकी इन्वर्जन कर दो, सेम आता है कि नहीं आता है? तो कहने का मतलब ऐसे ये जो आपका एनजीपी होता है, इसमें 2 कंसेक्टिव SN2 हो जाते हैं। पहला ये SN2 हुआ, बैक साइड से अटैक था कि नहीं, फिर ये SN2 हुआ, बैक साइड से अटैक था कि नहीं, है ना जी? तो क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में इन्वर्जन, फिर सेकंड केस में इन्वर्जन, तो इन्वर्जन की इन्वर्जन क्या हो गई? रिटेंशन। प्रोडक्ट फिर रिटेंशन वाला बन गया। यानी हम ये बोल सकते हैं एनजीपी जब भी होती है, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 SN2 रिएक्शंस। सो ये 2 SN2 रिएक्शन के बराबर है। समझ में आती है बात? इस वजह से अगर मान लो पहले R था, ठीक, तो पहले S बना होगा जब बैक साइड से अटैक हुआ होगा, और फिर उसकी इन्वर्जन हुई होगी, फिर R बन गया होगा। ठीक, तो पहले एक बार इन्वर्जन हुई, फिर दूसरी बार इन्वर्जन हुई, तो इन्वर्जन की इन्वर्जन से क्या हो गई? रिटेंशन हो गई। तो इस मॉलिक्यूल में जब भी जहां कहीं पे भी एनजीपी होती है, तो अगर एनजीपी होगी तो बेटा उस समय आप रिटेंशन नहीं, उस समय आप इन्वर्जन नहीं, क्या बोलेंगे? रिटेंशन हो गई। क्यों हो गई? तो आप बोलेंगे एनजीपी इज इक्विवेलेंट टू 2 SN2 रिएक्शंस। एनजीपी इज इक्विवेलेंट टू 2 SN2 रिएक्शंस। सो इन्वर्जन की इन्वर्जन गिव्स अस रिटेंशन। एम आई क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर और नॉट? ठीक, ये हो गया एनजीपी में रिटेंशन होती है। अब लोग बोलते हैं कि SN2 में तो कभी रेसिमिक मिक्सचर बनता ही नहीं। सी, एम्स में ये क्वेश्चन आया, इट वॉज लाइक असर्शन रीजन। कैसा था? असर्शन रीजन। असर्शन रीजन ये था, इसमें असर्शन दी गई थी 2-ido-butane, 2-ido-butane is reacted with Ki in the presence of acetone gives racemization,
ठीक है जी। असर्शन था कि 2-iodobutane reacted with Ki in the presence of acetone gives racemization, और इसका रीजन हमें ऐसे लिख के दिया गया वहां पर कि रिएक्शन moves through SN2 SN1 pathway, SN1 pathway, ये इसका रीजन लिख के दिया गया। अब बताओ बच्चों ने क्या आंसर दिया होगा। असर्शन दिया कि 2-iodobutane reacted with Ki in the presence of acetone gives racemization, और बोला कि रिएक्शन मूव थ्रू SN1 पाथवे। तो बच्चों ने क्या आंसर दिया? बच्चों ने बोला भी ये ट्रू है, इसका आंसर दे दिया ए। ए क्या होता है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका करेक्ट रीजन है। फिर से -1 क्यों? देखो ध्यान से, मेरे पास 2-iodobutane लिखना है, 2-iodobutane लिखना है। कैसे लिखूंगा 2-iodobutane? क्या ये 2-iodobutane है? नहीं सर, ये 3-iodobutane है। ये 2-iodobutane है बेटा, यहां से शुरू हुआ ना, और इसके साथ रिएक्शन किसका कर रहे हैं? Ki का। सॉल्वेंट क्या है? एसीटोन। अब ये बताओ, ये आपका सेकेंडरी है कि नहीं? विद अनब्रांच्ड बीटा कार्बन, इजंट इट? सेकेंडरी विद अनब्रांच्ड बीटा कार्बन, है ना बेटा? तो जब भी सेकेंडरी विद अनब्रांच्ड बीटा कार्बन होगा, ठीक, और सॉल्वेंट क्या है? एसीटोन, एप्रोटिक है कि नहीं? तो रिएक्शन SN1 की SN2, रिएक्शन इज डेफिनेटली SN2, ठीक। अगर SN2 है तो रीजन गलत हो गया कि नहीं? तब तो इन्वर्जन होनी चाहिए थी, पर असर्शन रही है, सही है इसका असर्शन इज राइट। नो, व्हाई सर, व्हाई? तो एक स्पेशल पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना। इफ लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल इज सेम, if leaving group and nucleophile is same, in SN2 reaction, we get racemization. जब लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम होते हैं, ठीक, SN2 रिएक्शन हो रहा हो तो भी रेसिमाइजेशन होती है। कैसे बेटा? अब इस 2-iodobutane को मैं ऐसे बना देता हूं, ये आयोडीन है, ठीक है जी, ये CH3 है, ये C2H5 है, और ये H है। हो गया 2-iodobutane, 2-iodobutane हो गया। अब इसकी बेटा हम RS भी देख लेते हैं, 1 2 3। तो 1 से 2 से 3 में गया, कैसे जा रहा हूं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या लिखना चाहिए था? R। बट बेटा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? हॉरिजॉन्टल पे। होना कहां चाहिए? वर्टिकल पे। पर अगर हॉरिजॉन्टल पे होता है तो जो आता है उसका उल्टा लिखते हैं, जो आता है उसका उल्टा लिखते हैं। आ क्या रहा है हमारे पास? आर। लिखना क्या चाहिए? सो दिस वाज एन एस कॉन्फ़िगरेशन, दिस वाज एन एस कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पे मैंने अटैक करवाया I नेगेटिव। Ki से क्या मिलेगा भाई? I नेगेटिव मिलेगा, और प्रेजेंस किसकी है? एसीटोन की है। तो बेटा I नेगेटिव कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? प्लीज सी दिस, लिखने से पहले समझ लेना। यहां CH3, यहां I, यहां H, यहां C2H5, और बाहर निकला I नेगेटिव, बाहर निकला I नेगेटिव, ठीक है जी। अब ये बना 1 2 3। अब मैं कैसे मूव किया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या लिखना चाहिए था मेरे को? S। लेकिन लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? हॉरिजॉन्टल। लिखना क्या पड़ेगा? R। तो यहां इन्वर्जन तो हुई है ना, इन्वर्जन तो हुई, पर बेटा ये I नेगेटिव दोबारा अटैक कर सकता है कि नहीं? I तो निकला है, ये दोबारा अटैक कर सकता है। ऐसे बार बार अटैक होंगे, और बार बार अटैक होने से रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वॉल्डेन इन्वर्जन। तो कुछ मॉलिक्यूल एस रह जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल आर रह जाएंगे। तो बोलो रेसिमाइजेशन होगी कि नहीं?
होगी ना। सो ऐसे केस में रेसिमाइजेशन जरूर होगी, ये जरूर है। 2-iodobutane व्हेन रिएक्टेड विद Ki इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडेन एसीटोन रेसिमाइजेशन देगा, रिएक्शन SN2 से जाएगा, फिर भी रेसिमाइजेशन। क्यों? रीजन होगा रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन्स। क्या होगा? रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन्स, बार बार, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी सेम है और हमारे पास क्या हो रहा है, लीविंग ग्रुप भी सेम है। एक ने अटैक किया, फिर दूसरे ने अटैक किया, होता चला जा रहा है अटैक, रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन होती जा रही है। मॉलिक्यूल को एक थोड़ी डाल रखा है हमने तो सैंपल ले रखा है। तो कईयों में R फॉर्म्स रह जाएंगी, कईयों में S फॉर्म्स रह जाएंगी, यानी कईयों में इन्वर्जन हो जाएगी, कईयों में नहीं होएगी, कईयों में इन्वर्जन की इन्वर्जन होकर रिटेंशन हो चुकी होगी। उस वजह से हमारे पास दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो बेटा ये ध्यान में रखना, ये असर्शन रीजन एम्स का असर्शन रीजन है बेटा, ठीक। अगर कोई बता जाएगा तो बताना जरूर, ठीक, क्योंकि लोग पेपर वेपर देखते नहीं है, ठीक। आप अपने दोस्तों की कॉपियां देखोगे ना तो सिर्फ क्या लिखा होगा, इन SN2 वॉल्डेन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। मैंने तुम्हें प्रूव किया कि SN2 में वॉल्डेन इन्वर्जन होती है, पर रिटेंशन भी हो सकती है। जब कब होगा? NGP होगी। और रेसिमिक मिक्सचर भी हो सकता है, कब? जब लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल सेम होता है। और उसका रीजन क्या होगा? रीजन होगा रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन्स। हाँ, कई ऑथर ऐसा भी मान के चलते हैं कि इस केस में रिएक्शन हुआ ही नहीं तो फिर होना ही क्यों था, ठीक। या कई ऑथर ऐसे बोलते हैं कि भैया एक कंपाउंड ये रह गया सबस्ट्रेट और एक उसका प्रोडक्ट, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, एक अगर R होगा दूसरा S होगा, तो कुछ रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ करेंगे तो RS दोनों मिलेंगे तो रेसिमाइजेशन होगी। ऐसा भी कई लोग बोल देते, बट हमारा आंसर क्या रहेगा? रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन्स। बोलो बेटा, एम आई क्लियर विद प्रोडक्ट इन SN2? केमिकल एस्पेक्ट समझ में आ गया, ठीक। और इसी तरह स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं पूरी तरह क्लियर हो गया SN1 SN2 क्या होता है। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आपने डिस्टिंक्शन बिटवीन SN1 एंड SN2 बनानी है। आपने डिस्टिंक्शन बिटवीन SN1 एंड SN2 बनानी है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें एक साइड SN1 एक साइड SN2 और उनको आपस में डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो आपको पता चले कहां पे SN1 हो सकता है, कैसे SN1 हो सकता है। तो आपका होमवर्क है डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2। इसकी डिफरेंशिएशन आपसे पूछना चाहूंगा। जितने मैक्सिमम पॉइंट लिख सकते हो, जितने मैक्सिमम पॉइंट, लगभग 11 पॉइंट्स की मेरे को उम्मीद है इसमें डिफरेंस मिल जाएंगे आपको। लगभग 11 पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, ठीक। एक एक चीज देखना कि कौन सा सबस्ट्रेट यूज होता है, कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक। रेट कैसे दिखी जाती है, उसका ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, ठीक। फिर उसमें न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कैसे फर्क डालती है, किसमें डालती किसमें नहीं डालती, किसमें मीडियम ज्यादा बेसिक किसमें मीडियम कम बेसिक, किसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसमें वीक न्यूक्लियोफाइल, किसमें कंसंट्रेशन ज्यादा किसमें कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की कम, किसमें इन्वर्जन किसमें रेसिमाइजेशन, समझ में आई बात, किसमें रीअरेंजमेंट किसमें रीअरेंजमेंट नहीं। ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको बहुत आसानी से, क्लियर। तो ये था SN2। तो उम्मीद करता हूं अब तुम SN2 SN1 को अच्छे से समझ गए हो, तो ऑटोमेटिकली अब तुम प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार हो, चाहे रिएक्शन SN1 से हो चाहे रिएक्शन SN2 से हो, क्लियर। अब चलते हैं आगे, ठीक। देखो बच्चे, ये तो केमिकल एस्पेक्ट मैंने पढ़ाया,